बढ़ाते हैं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। सबसे पहले एक सामाजिक प्रश्न करते हैं प्रशांत जी, कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिभाषित किया गया है कि उन्हें कानून दिए जा रहे हैं, या उन्हें एक आप क्या परिभाषित करेंगे, पहले तो आप ये बताएं। सबसे पहले तो हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों को हमारे वरिष्ठ नागरिकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जानकार रहें, कानून के जानकार रहें, क्योंकि हमारा जो कानून है उसमें अनुच्छेद 21 हमें गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए का अधिकार देता है बुजुर्गों को, कि गरिमापूर्ण जीवन, जैसे अभी आदरणीय अग्रवाल सर ने बोला है कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है, तकनीक बढ़ गई है, तो मेरा है कि विचारों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। इसमें किसी भी प्रकार से हमारे जो उत्तराधिकारी होते हैं उसमें वो चीज़ पहले जो संयुक्त परिवार में हुआ करती थी वो सम्मान नहीं रहा। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है या जैसे ही प्रॉपर्टी या उनका पैसा ट्रांसफ़र होता है तो हमारे परिवार में बच्चों की नीयत बदल जाती है। तो इसलिए हमारे भारतीय कानून के अनुसार उसके लिए हमारा एक कानून आया हुआ है जिसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 हुआ है। इसके पहले वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण का सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अधिकार था, लेकिन वो उतना विस्तृत नहीं था। अब इसके बाद में जो लागू हुआ है 2007 में ये कानून आया है, तो इसमें बहुत सारी शक्तियां दे दी गई हैं और उससे ज़्यादा शक्तियां इसमें जो अमेंडमेंट 2019 में हुआ है उसमें और अधिक शक्तियां दे दी गई हैं। हम आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी क्या क्या शक्तियां हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी चर्चा तो है, क्योंकि जिस तरह से लोग शिक्षित हो रहे हैं, मुझे लगता है कहीं शिक्षा का जो असर है वो कुछ बिगड़ता जा रहा है। कुछ हद तक देखा है तो लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। जहाँ पहले माता पिता संयुक्त परिवारों में रहा करते थे, चलन कुछ बदल सा गया है। अग्रवाल जी के पास मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि संयुक्त परिवार का जो चलन है वो हो सकता है कि आपके परिवार में ना हो वो चलन, लेकिन हम आम जनता को देखते हैं तो बहुत न्यूक्लियर फैमिली की तरफ टर्न होते जा रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो संयुक्त परिवार से अच्छा कोई जीने का, साथ में रहने का और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार की वजह से ही आपके जो आज आप मेरे जैसे बच्चे, बेटे बहू हैं, उनके जो बच्चे, उनके भी जो बच्चे हैं और मेरी माँ, हम लोग 4 जनरेशन एक साथ रहती हैं। हम लोग तो चार जनरेशन एक साथ रहती हैं। तो जैसे मेरे बेटे बहू कभी बाहर जाते हैं तो उनके बच्चों की देखभाल हम लोग करते हैं, उनके दादा दादी करते हैं। यदि ये संयुक्त परिवार नहीं होता तो हमारे बेटे बहू यदि बाहर जाते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं रहता या उनको साथ में लेकर जाना पड़ता उनको। तो संयुक्त परिवार का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने कि दे कैन मूव अराउंड एनीवेयर विथ फ्रीडम इफ दे आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली। तो मेरा ये सोचना है कि संयुक्त परिवार, कभी कोई बीमारी होती है, कभी कोई परेशानियाँ आती हैं, तो संयुक्त परिवार में मिलजुल करके बात करके उसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैंने देखा है कि जो अकेले न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं उन्हें पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी कुछ और बातें होती हैं तो डिप्रेशन आ जाता है, परेशान हो जाते हैं लोग ज़रा सी बातों पर। तो संयुक्त परिवार में रहने से ये सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो जहाँ तक हो सके संयुक्त परिवार में ही रहना चाहिए। हमको भी बच्चों की उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी हम बच्चों से अपने लिए इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं। तो संयुक्त परिवार बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम भारतीय जो हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से संयुक्त परिवार में ही हम रहना चाहते हैं और रहना चाहिए। जैसे आप प्रशांत जी ने बताया कि कानून के हिसाब से कुछ प्रावधान हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ें कानून से नहीं आ सकती हैं, ये संस्कारों से ही आएगी और सोच से आएगी। कानून हमको जब ही मदद करेगा जब बहुत ज़्यादा खटास बढ़ जाएगी। कोई भी बुजुर्ग आदमी ये चाहता है कि उनके बच्चे उनसे बोलें। आपका कानून मेरे किसी को भी बाध्य नहीं कर सकता कि मेरे
को अच्छी तरह बात करे, मेरा सम्मान दे, मेरे को ये करे। कानून बस सिर्फ पैसा दिलवा सकता है या कानून बनाती है जब उसका दुरुपयोग होने लगता है। हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, वो जब छिन्न भिन्न होने लगती है, लोग उसका अनुपालन नहीं करते हैं, तब सरकार मजबूर हो जाती है कि उसको कानूनी दायरे में हम ले आए। एक बात के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं, ये बताइए मुझे कि ये इसके लिए अगर ऐसा मतलब हमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अगर शिकायत करनी तो उसके लिए किस तरह से आवेदन करें, वो किस तरह से प्रोसेस करें, उसके बारे में कुछ जैसे मैंने बताया कि हमारे संविधान के धारा अनुच्छेद 21 में हमें गरिमापूर्ण जीवन बिताने का हर व्यक्ति को अधिकार है, हमारे वरिष्ठ नागरिक जनों को अधिकार है। अगर वो देखते हैं कि उन वरिष्ठ नागरिकों का जो आयु मानी गई है वो 60 वर्ष से अधिक है, अगर इनको ऐसा लगता है कि इनका भरण पोषण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है, इनको हमारे परिवार से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनकी स्वास्थ्य की उचित देखभाल नहीं की जा रही, रहने के लिए उचित देखभाल नहीं की जा रही है, तो वो संबंधित न्यायालय में जाके अपना आवेदन दे सकते हैं धारा 4 और 5 के अंतर्गत। और इसके अलावा वो एसडीएम के पास भी अपना आवेदन दे सकते हैं। जो नया कानून आया है उसमें हर पुलिस थाने के अंदर एक सब इंस्पेक्टर, जो असिस्टेंट सहायक सब इंस्पेक्टर से के अधिकारी को एक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए, उससे अपर रैंक के अधिकारी को वहां पे नियुक्ति की गई है, जो कि वृद्ध जनों के मामले अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसमें कानूनी कार्रवाई करके वो आवेदन उसको कोई मदद कर सकता है, ताकि वो गरिमापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित और रहने के और अपने हर प्रकार के अपने जो शेष जीवन है उसको व्यतीत करने के लिए वो उसमें सहायक बन सके। बिल्कुल। इसके साथ ये तो हमने बता दिया कि किस तरह से आवेदन करें, लेकिन एक चीज़ और बताइए कि क्या समाज में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा कैसी हो, इस पर भी सोचने विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, बताऊं कि समाज को अगर सफलता पानी है तो जो 5 मापदंड अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले होती है कि बेसिक शिक्षा, कि आपकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बेसिक रूप से शिक्षा होना आवश्यक है। दूसरी चीज आती है कि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति, हमें अपनी संस्कार और संस्कृति को भरपूर ट्रांसफर करना चाहिए। उनका दायित्व होता है परिवार में बुजुर्गों का कि वो ट्रांसफर करें, और बच्चों का होता है कि वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि बच्चे देख के ज्यादा सीखते हैं, ना कि सिखाने से सीखते हैं। तीसरी चीज आती है संगति। हमारी आवश्यकता है कि हम संगति ऐसी करें कि जिससे हमें कोई परेशानी ना हो, हम दूसरे में अपने विचार हमारे दुर्व्यसनों में ना जाएं। जैसे आपने देखा हो 26/11 पे हमला हुआ था, तो बड़े तकनीकी रूप से शिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी संगति गलत होने के कारण से वो इसमें आ गए। तीसरी चीज उसमें चौथा जो पॉइंट आता है वो आती है एकता, कि हमारे परिवार में एक होना चाहिए। जैसे जो संयुक्त, अग्रवाल जी अभी बात कर रहे थे, जो संयुक्त परिवार की अवधारणा की, कि अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो सब मिलकर काम करते हैं और वो हमें परेशानी क्षणिक लगती है और वो जल्दी निकल जाती है। वो 5वां अंतिम होता है हमारी आइडेंटिटी, कि हमें परिवार की आइडेंटिटी बनाना है, हमें समाज में अपने आप को साबित करना है, तो कुछ ऐसे कर्म करना चाहिए, कुछ ऐसी प्रयास करना चाहिए कि हमारी पहचान बन सके। बिल्कुल। तो सामाजिक पहलू में ये चीज़ें बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और आपने जैसा बताया कि जैसा शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का दुरुपयोग ना करें हम, और शिक्षित होने का सही जो मापदंड है उसको फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं शिक्षित होना कोई बुरी बात नहीं है। तो आगे हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो अब मैं आपसे अग्रवाल जी जानना चाहूँगी कि AI का दौर है, गूगल आ गया है ना, बहुत सारे गैजेट्स हैं, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भरपूर है, बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन भरपूर है, दादी नानी की जो कहानियां हैं आज बहुत मिसिंग लगती हैं। इनके आने से क्या आपको लगता है कि परिवारों में जो वरिष्ठ नागरिक या दादा दादी या नाना नानी का महत्व कम हो रहा है? क्या लगता है आपको? महत्व कम नहीं हो रहा, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। जी जी। तो अब तो गूगल को ही गुरु मान रहे हैं, गुरु की तो महिमा ख़त्म हो चुकी है जी। तो अब तो ये होने लगा है कि गूगल के पैर पड़ने चाहिए भगवान के बाद। तो लेकिन गूगल में जितनी गलत और भ्रमित जानकारी दी जा रही है लोगों को, वो जो बच्चे हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि सच क्या है और झूठ क्या है। पहले गुरु से जो शिक्षा मिलती थी उसमें सिर्फ सच्चाई होती थी, लेकिन गूगल के थ्रू जो जानकारी मिल रही है, AI की बहुत सी फेक न्यूज़, फेक इन्फॉर्मेशन, और बच्चे उसी को सही मान लेते हैं। वो नाना नानी या दादा दादी के थ्रू नहीं मिलती थी वो जानकारी, वो संस्कार ही जानकारी मिलती थी। अब ये
संस्कार ही टोटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और जब ये संस्कार डिस्ट्रॉय होंगे और तो फिर ये जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है या माँ बाप की सेवा करनी है या आगे हमको वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए बच्चे। इसलिए सर जो हमारा नया कानून आया है जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण संशोधन अधिनियम 2019 हुआ है, इसमें हमारे पेरेंट की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है। पहले हम लोग सास ससुर को इसमें इंक्लूड नहीं करते थे, हम नाना नानी को इंक्लूड नहीं करते थे। तो जैसे आपने बात की है कि नाना नानी का क्या महत्व है, क्या रोल्स है, तो अब उसमें जिस प्रकार से समाज में विकृति आई है तो उसी प्रकार से कानूनों में भी बदलाव आ गया है। तो अब नाना नानी को भी ले लिया गया है। पहले हमारे बच्चों की डेफिनेशंस में नाबालिग को छोड़ दिया करते थे, सिर्फ हम जो है अपने पुत्र और पौत्रियों को और पुत्रियों को लेते थे। अब नए कानून के अंदर जो हमारा विधेयक है इसमें हम नाबालिग के अभिभावकों को भी जिम्मेवार ठहराते हैं और इसमें हमारी जो पुत्र वधू है उसको भी लिया गया है और दामाद है उसको भी लिया गया है, मतलब कि बुजुर्गों के लिए हाँ सख्त कानून हो गया है। इसलिए कानून की जानकारी आज के आप जो कर रहे हैं तो इसमें दर्शकों को तक पहुंचना बहुत आवश्यक है कि हम किन किन दायरों में रह के किन क्या क्या बुजुर्ग ऐसा करें कि जिससे उनका जीवन गरिमापूर्ण रहे। तो एक प्रश्न और मेरे मन में आता है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो जिनके बच्चे जाके बाहर सेटल हो गए हैं, विदेशों में रहते हैं, माँ बाप यहाँ अकेले हैं, तो उनके लिए देखभाल गृह भी बनाए, जैसे हम बहुत सारे वृद्धाश्रम देखते हैं आज, उनके लिए कोई नियम कुछ बनाया गया? कौन बना सकता है, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए? बिल्कुल, इसमें आपने दो प्रश्न एक साथ कर दिए हैं। और उसमें है कि जो बच्चे विदेश चले गए हैं, पहले ये होता था कि उन पर कंट्रोल नहीं होता था गवर्नमेंट का, अगर किसी प्रकार से वो अपने पेरेंट्स का या अपने आश्रितों का भरण पोषण नहीं करते हैं। अब नए विधेयक के अनुसार वो भी लायबल होंगे और वो विदेश में चाहे कहीं पर भी हो दुनिया में वो उस कानूनी दायरे में आएंगे और उन पर केस फाइल हो सकता है। और जो दूसरा जो अपने प्रश्न किया है कि हम अपने जो वरिष्ठ नागरिक जन हैं तो उनको रिलीफ कैसे मिले किसी भी उसमें मैटर में, कि अगर वो परेशान हो रहा है प्रॉपर्टी को लेकर, लोगों की नीयत बदल जाती है, परिवार की नीयत बदल जाती है, तो ऐसे में पहले क्या है था कि हमारे समाज के अंदर बहू और दामाद को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की मानी जाती है और बच्चे उसमें हमारे दत्तक पुत्र भी हो सकते थे, हमारे पुत्र पौत्री वगैरह भी हो सकते, जिसमें बहू दामाद संभालनी थे। अब ये जवाबदारी बहू दामाद की भी होती है कि अपने वृद्ध जनों के, अपने परिवार को वो अच्छे और गरिमापूर्ण जीवन बचाने के लिए उनमें सहायक बने। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन पे कानूनी धारणाएं हैं, उस चीज में उनको सजा भी हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक है, तो एक चीज और मैं पूछूं प्रशांत जी, ये बताइए कि जैसे जो बच्चा विदेश चला गया है, हाँ, तो आपने कहा कि उसको माँ बाप को पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसको भेजना पड़ेगा। यदि वो नहीं भेजता है तो क्या वहाँ की गवर्नमेंट उसको बाध्य कर सकती है भेजने के लिए? देखिए कि आप सबसे पहले तो अपना, अगर ऐसे इस प्रकार से कोई अगर परेशानी आती है, आपको किसी भी व्यक्ति को ऐसी परेशानी आती है, तो वो एसडीएम कोर्ट में आवेदन दे सकता है या सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के उसमें भी आवेदन दे सकता है और न्यायालय उसको सम्मन जारी करेगी, विदेश में कहीं पर भी हो इस दुनिया के अंदर, वो सम्मन जारी करेगी और वो सम्मन तामील होगा उस पे, हुआ वो बाध्य हो जाएगा। अगर जरूरत लगती है तो सरकार इसमें मदद करती है और उसको वहां से लेके सम्मन तो कई लोगों के जारी हो चुके हैं, आज तक कोई इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे साहब, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं करती है। नहीं, और अच्छा, जिसने नागरिकता ही बदल ली अपनी, मान लो विदेश में जाकर के उस देश की नागरिकता ले ली है, अगर वो भारतीय है, भारतीय मूल का है, तो ये कानून उस पर लागू होगा। और इसमें जो नागरिकता बदलने के बाद भी, नागरिकता बदलने के बाद भी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बात आपने बताई कि अगर जो बच्चे विदेश में ही फाइनली सेटल हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपनी नागरिकता भी बदल ली है, तब भी उन्हें अपने जो वरिष्ठ नागरिक हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको, परिवार के लोग हैं उनको, उनके लिए उनको इसमें कुछ एक हमें परिवार अपने सीनियर सिटीजन को कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वो जीवित है प्रॉपर्टी को अपने हाथ में रखें, वो एकदम से ट्रांसफ़र ना करें प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर करते हैं तो विल बना के रखें, और विल जो है उनके जो जीवन समाप्ति के बाद से लागू होती है और उसमें हो जाती है। इसमें कई बार डिस्प्यूट्स भी देखे जाते हैं, कुछ फर्जी बिल भी लेके आ जाते हैं लोग, तो उसमें परिवार में डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो उसके लिए एक रिलीज डीड बनाना आवश्यक है। मुझे एक प्रश्न उठ रहा था कि किन बातों का ध्यान रखें जब हम बिल बनाएं या फिर दान दे संपत्ति का, किस तरह से ध्यान रखना और किन बातों को महत्व? जब आप बिल बनाते हैं, रिलीज डीड बनाते हैं, गिफ्ट बनाते हैं, दान करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो आपको ये उसमें एक क्लॉज उसमें लिखना आवश्यक है कि ये जो डीड है हमारी, उसमें ये हमारे मरणोपरांत लागू होगी। इसमें कोई भी व्यक्ति जो जिसको हम ये लाभ दे रहे हैं, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से हमारे जीवित रहते हुए इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। चाहे तो वो यह भी दे सकता है कि इसमें हमें महीने का जो एक निर्धारित अमाउंट है वो उसको देना पड़ेगा, उसके पूर्णता गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उसके पहनने के लिए, उसके रहने के लिए, उसके चिकित्सा के लिए, उसकी देखरेख के लिए उसको उचित देखरेख करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसी चीजें नहीं करता है तो ये ट्रांसफर शून्य माना जाएगा। तो इसमें एक हमारा जो बच्चा है, हमारे जो वारिश हैं, वो इस चीज में बंध जाते हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, इसमें रमती देवी का एक केस है, और इसमें ये बताया गया है कि रमती देवी के केस में, रमती देवी एक विडो हैं और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें एक पुत्र है और 2 पुत्रियां हैं। रमती देवी अपने जीवित रहते हुए पुत्र पुत्रियों को अपनी प्रॉपर्टी की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, तो उनको ट्रांसफर दे देती है प्रॉपर्टी को। अब क्या होता है कि जैसे ही ट्रांसफर होते ही बच्चों की नीयत बदल जाती है और बच्चे उनका भरण पोषण बंद करते हैं, तो वो उसके अंतर्गत धारा 23 के अंतर्गत, जिसमें उसमें हमारे सीनियर सिटीजन को राइट है कि अगर बच्चे आपकी देखरेख नहीं करते हैं तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है उसको शून्य करवा सकते हैं आवेदन देके। तो उसके तहत आवेदन किया गया, तो सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनके फेवर में किया कि इनको प्रॉपर्टी को इनको वापस किया जाए और ये शून्य माना जाए। इसमें जो बच्चा था उनका वो ऑलरेडी पहले प्रॉपर्टी सेल कर चुका था उस चीज में, तो बच्चियों पे जब ये केस जीत गए तो बच्चियां इसको हाई कोर्ट में ले गई, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ले गए। तो इसमें पंजाब हाई कोर्ट ने भी ये फैसला उसको यथावत रखा निचली कोर्ट का कि नहीं, उनको रमती देवी को ये प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो शून्य किया जाता है। वो लड़कियां यहां तक नहीं मानी और वो लड़कियां सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। जब वो डीड पड़ी गई तो उस डीड में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि ये भरण पोषण करेंगे, ये हमारे इसमें इनको इतने रुपए का इसमें मंथली दिया जाएगा, इनको चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि चूंकि डीड में ये चीज क्लॉज कहीं नहीं आता है और ये राजी खुशी रह के होशो हवास में ये एक चीज की गई है, अतः उसके निर्णय को निचली कोर्ट और जो हमारा हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया गया और रमती देवी ये केस हार गई और उनकी लड़कियों की अपील जो है वो स्वीकार कर ली गई है। तो ऐसे में मेरा वृद्ध जनों को ये है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें तो उसमें क्लॉज जरूर डालें कि हमारे जीवित रहते आपको मुझे भरण पोषण करना पड़ेगा, आपको मुझे ये पैसा देना पड़ेगा, हमारी चिकित्सा की अच्छी सुचित व्यवस्था होगी, हमारे रहने के लिए अच्छा सुगम्य वातावरण आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कमरे में पूरा सीलन हो रही है या बहुत रहने लायक नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको उस चीज में डीड में नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो निर्णय है एक विचित्र निर्णय आया था उस चीज में, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होती है। ये एक जजमेंट जो है वो नजीर बन जाता है हमारी निचली अदालतों के लिए, और निचली अदालतें भी इसी को देखते हुए भी कार्य करती हैं। तो मेरा सुझाव है कि जब भी आप रिलीज डीड बनाएं या गिफ्ट करें तो उसमें ये क्लॉज जरूर डालें। तो जिन लोगों ने इसे ट्रांसफर कर दिए हैं वो उसमें चेंजेस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं कि आज की डेट में आप अगर जीवित हैं तो अपनी बिल डीड वगैरह, बिल की बात नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, पहले कर दी, उसमें ये क्लॉज नहीं डाला था कि वो भरण पोषण देना जरूरी है, तो अब ये अमेंडमेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल, इसमें एक आवेदन लगा सकते हैं इसके लिए कि आपको ये परेशानी है, आपको लिखना पड़ेगा। वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन कानून की व्यवस्था क्या है? आप क्यों कर रहे हैं
अब तो आपको कारण तो देना पड़ेगा नहीं, वो तो खैर ठीक आप है। क्यों उस चीज के लिए जा रहे हैं। इसलिए कहीं वो लोग हमको जब आप ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं हाँ, और अब आप उसमें जा रहे हैं तो आपको एक कारण देना पड़ेगा। हाँ, वो तो है ही कि वो हमको भरण पोषण नहीं दे रहे हैं इसलिए तो कर रहे हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेकिन बिल्कुल, जो कब कारण मिलेगा है क्या वो इसका? आपको बताना होगा और उसी के हिसाब से सलाहकार से सलाह लेकर वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों के लिए चर्चा कर सकते हैं, आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बस मेरा ये कहना है सिर्फ जी। कि कानूनी व्यवस्था के अलावा माँ बाप को अकेला पैसा नहीं चाहिए, जो प्यार और जो वो सम्मान चाहिए। वो सम्मान नहीं देते ना साहब, फिर वो यदि कोडबाजी करने लगे तो सम्मान कहाँ रहा। देखिए क्या वही मतलब कहीं ना कहीं हर पक्ष में जो मतलब वरिष्ठ नागरिक हैं, सबसे बड़ी जरूरत है उनकी, उन्हें अपना समय दें और अपना महत्वपूर्ण जो प्यार और जो दुलार बचपन में आपको आपके पेरेंट्स ने दिया है वो चाहिए हमें। उसकी अपेक्षा करते हैं आपसे, आपका समय चाहते हैं, आपसे बैठकर बातें करना चाहते हैं, तो वही दें आप। और जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत महत्वपूर्ण समय हमें दिया आप दोनों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को।